देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एक और फैसला, एक और वजीर आजम और इलेक्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तोशाखाना की कमाई तुम्हारा खानदानी माल नहीं है। तोशाखाना में जमा कराने से पहले वो कीमती तोहफा बाजार में बेच के पैसे जेब में डाल। तुमसे तोशाखाना की चोरियों का हिसाब लिया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है, कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जदोजहद भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। मुबारक हो कि पाकिस्तान में दायरों के सफर में हमने एक और संग मील अबूर कर लिया है। अफसोस की बात तो यह है कि ये वाला संग मील भी इसी दायरे के अंदर है जिसमें हम 75 साल से घूम रहे हैं। वैसे अजीब बात है कि सफर दायरों का और तवक्को आगे बढ़ने की। तो मुबारक हो कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा पर रहने वाला एक और शख्स जेल का मकीन बन गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अदालतों से नाअहली, कैद और गिरफ्तारी की सजा पाने वाले छठे वजीर आजम बन गए हैं। इस मुल्क में अदालतों ने हुसैन शहीद सोहरवर्दी को सजा दी। इस मुल्क की अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैद ही नहीं बल्कि मौत की सजा दी। इस मुल्क की अदालतों ने बेनज़ीर भुट्टो को कैद और नाअहली की सजा दी। यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहली की सजा दी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली और कैद की सजा सुनाई। और आज पीटीआई के चेयरमैन को तोशाखाना के केस में 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस ट्रायल को 9 माह लगे, 40 से ज़ायद समातें हुई, 38 बार चेयरमैन पीटीआई को इस्तिस्ना मिला। आगाज में ट्रायल कछुए की रिवायती चाल चला, लेकिन आखिरी माह में हवा के घोड़े पर सवार हो गया। रोजाना समात, हफ्ते को भी छुट्टी ना मिली और आज फैसला भी हफ्ते के रोज ही सुनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से महंगे वकला की सबसे बड़ी टीम एक अदालत से दूसरी अदालत और दूसरी से तीसरी अदालत में फुटबॉल बनता ये मुकदमा। टेक्निकल नुक्ते और ताखीरी हरबे, केस को आगे ले जाना, लटकाना, खत्म कराना और रोकने के लिए रवायती और गैर रवायती चालें, जज पर इल्जामात, किरदार कुशी की मुहिम और अदम एतमाद, कारकुनों के जत्थों के साथ पेशी, अदालत के बाहर हंगामा आराई, एहतजाज और नारे, जमान पार्क पर पुलिस के हमले और ऑपरेशन। ये केस किसी के लिए जिंदगी मौत का मसला बना रहा तो किसी की इज्जत का मसला, किसी के लिए किसी को माइनस करने का हथियार तो किसी के लिए खुद को प्लस रखने का चैलेंज। इस केस में हालात बदले, मौकिफ बदले, अदालत की जगह बदली, वकील बदले, जज बदले, वकला के दलाइल बदले, फर्द जुर्म की तारीख ही बदली, अदालती और कानूनी रिवायतें बदली, लेकिन नहीं बदला तो फैसला नहीं बदला, नहीं बदला तो वज़ीर आज़म का मुकद्दर नहीं बदला, हमारे दायरों में जारी सफर नहीं बदला। इससे पहले हुक्मरानों को दी गई सजाओं की तरह आज की सजा पर भी अब कई सवालात हैं। फैसले पर कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या इस ट्रायल में आर्टिकल 10A के तकाजे पूरे हुए या नहीं, क्या इंसाफ सिर्फ हुआ है या होता हुआ नजर भी आया है। सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं? क्या चेयरमैन पीटीआई को सियासत से माइनस कर दिया गया है या माइनस करने की चाल वक्ती है और वो दोबारा प्लस हो सकते हैं? सवाल ये भी है कि क्या उनको इलेक्शन से बाहर रखने की ये पहली कोशिश है या इस तरह की मजीद कई कोशिशें उनके इंतजार में हैं। और बात अगर इलेक्शन की हो तो आज मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद क्या इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे या पुरानी मर्दमशुमारी पर काम चलाने की गुंजाइश भी है, और क्या आम इंतखाबात अपने वक्त पर भी हो सकेंगे या हम एक बार फिर आइन की खिलाफवर्जी होते हुए देखेंगे। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे JUIF के सीनियर रहनुमा हैं और PDM के तर्जुमान हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम में हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज सेशन कोर्ट ने तोशाखाना का फैसला दिया है, तो आप समझते हैं कि यही फैसला आना चाहिए था? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो लोग कह रहे हैं बड़ी उजलत में फैसला दे दिया गया है और कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं। आप जानते हैं कि 9-10 माह तो ये केस चला है और इसकी 40 से ज़ायद हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें कोई 5 समातों में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें पेश हुए। तो सर, आपके ख्याल में जो रफ्तार रही इस केस के चलने की वो दुरुस्त थी, आप समझते हैं, या फिर ये वाकई उजलत में फैसला आया है, जल्दी में दिया है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पे बात करने का।
देखें, ये जहन में रहे कि ये एक स्पेशल लॉ है जिसको हम इलेक्शन एक्ट कहते हैं जी। और ये उसके तहत ये सारी प्रोसीडिंग्स चली हैं और उसमें बुनियादी तौर पर ये था कि इस तरह की कोई चीज़ जब इलेक्शन कमीशन के पास आती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फिर वो करते हैं, फिर वो एज ए रेफरेंस जो है वो सेशन कोर्ट को भिजवाते हैं फॉर ट्रायल और वो फिर सेक्शन 174 ऑफ द इलेक्शन एक्ट का ऑफेंस जो है करप्ट प्रैक्टिस का, उसके वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो फिर सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। अब क्रिमिनल ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि जब किसी कोर्ट में 173 की रिपोर्ट जो आम एफआईआर की बुनियाद पे होती है वो या जो रेफरेंस भिजवाया जाता है इलेक्शन कमीशन का, उसकी कॉपीज दी जाए एक्यूज को। उसके बाद ये है कि उस पर चार्ज फ्रेम किया जाए। उसके बाद अगर वो प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी करता है तो एविडेंस कॉल की जाती है। एविडेंस कॉल करने के बाद फिर एक्यूज को जरा का मौका दिया जाता है गवाहों के ऊपर और फिर जब वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर उससे पूछा जाता है 342 सीआरपीसी की स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होता है कि आया क्या आप अपने दिफा में खुद बतौर गवाह पेश होंगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 340 विद इन ब्रैकेट 2 सीआरपीसी, या आप अपने दिफा में कोई एविडेंस भी पेश करेंगे। अगर वो कहें कि हाँ जी मैं करूंगा तो फिर जाहिर है उनको मौका दिया जाता है। सर लेकिन वो सेक्शन 40 की जो आपने बात की उसमें तो 340 की जो तो उसमें तो पीटीआई ने कहा कि हम पेश नहीं होंगे, लेकिन जो अभी आपने अब तक बात बताई है आपके ख्याल में क्या ये तमाम काम 8 से 10 माह में ये हुए हैं चूँकि और जो आज गिरफ्तारी हुई है क्या आप समझते हैं वो भी दुरुस्त है? चूँकि एतराज़ात पीटीआई उठा रही है कि फैसले की कॉपी भी नहीं मिली थी और इस्लामाबाद पुलिस पहले से ज़मान पार्क में कैसे मौजूद थी और फिर ये जो इस्लामाबाद से मुंतकिल करना था तो ये राहदारी रिमांड भी क्या इतनी जल्दी मिल सकता है? मैं एक तो वो स्टेप थोड़ा सा जो मैं ट्रायल का आपको बता रहा था ना वो मैं काइंड उस पे दें। अच्छा, इसके बाद फिर ये होता है कि प्रोसिक्यूटर ने जो है वो सम अप करना होता है अपना केस और उसका रिप्लाई जो है एक्यूज डिफेंस काउंसिल ने देना होता है। लेकिन अगर उन्होंने एविडेंस एड्यूस की हुई हो या वो खुद अपने दफा में बतौर गवाह पेश हुए हुए हों तो फिर वो ओपन ही जो है डिफेंस काउंसिल करता है और उसके आर्गूमेंट्स और उसका रिप्लाई जो है वो देता है प्रोसिक्यूटर। अब ये देखें यहाँ पे अब 2 स्टेप हैं। एक ये है कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी डिफेंस काउंसिल को कि आप सुबह ट्रायल कोर्ट के सामने जाके अपने आर्गूमेंट्स एड्यूस करें 8:30 बजे। ठीक है, वो नहीं आए, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोर्ट ने वो प्रोसीड किया। अच्छा, अब जब जजमेंट अनाउंस हो गई और उसके बाद वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो गए, उसके बाद ट्रायल कोर्ट का काम खत्म हो गया। अब उस जो भी कन्विक्ट है उसको अरेस्ट करके जेल पे पहुंचाना जो है वो पुलिस इंतजामिया का काम है, पुलिस का काम है, उसका अब कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सर मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ कि अगर मुल्जिम मौजूद ना हो तो फिर कानून क्या कहता है कि अदालत फैसला सुना सकती है? जी बिल्कुल सुना सकती है। देखें, अब बेशुमार मौके पे इस तरह होता है कि एक्यूज जो है जब उसको जजमेंट का आता है कि आज मेरी जजमेंट है और ही फील्स के मुझे कन्विक्शन हो सकती है तो वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, फ्यूजिटिव हो जाते हैं। तो ये अगर लीगल टर्म्स में हम देखें तो आज खान साहब जो है वो एक फ्यूजिटिव थे फ्रॉम लॉ, वो पेश नहीं हुए। मैं वैसे सारी ना आपकी सारे इस अमल के इससे पहले अगर एक चीज और कि आईन इस हवाले से क्या कहता है कि अगर किसी मुल्जिम को जज के ऊपर एतराज है तो फिर क्या होता है सर? वो फिर भी वही जज। देखिए, अभी हमारी जो है रिसेंट हिस्ट्री उसमें बेशुमार दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी एतराज़ात उठाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि देखें आपके एतराज़ अपनी जगह जब तक वो जज जिसके ऊपर एतराज़ किया जाता है वो खुद ना अपने आप को रिक्यूज करे तो ये नहीं हो सकता। अब तो ये तो फिर एक ट्रेंड बन जाता है ना। आपने अगर किसी जज के खिलाफ कोई मेलाफर्डी एलेज की है तो आप उसको प्रूव करते हैं और फिर ट्रांसफर की एप्लीकेशन हाई कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। हाई कोर्ट ने नहीं समझा कि इसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं। सिर्फ ये होता है अंडर द लॉ, आई थिंक सेक्शन 526 है,
उसमें ये होता है कि अगर कोई ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे दे और जब तक वो हाई कोर्ट उस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन ना ले, उस वक्त तक ये सिर्फ होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको ये पाबंद वो हो जाती है कानून के तहत कि वो फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते। सर, ये आप चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, क्या ये पार्टी के चेयरमैन रह सकेंगे अब, चूँकि अब तो नयली हो गई ना? जी देखिए, ये डिस्क्वालिफिकेशन तो अगर अब अगेन वो सारे रूल वही अप्लाई होंगे गेम के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, ठीक है। अब इसमें अब आगे उनके पास जो है वो रेमेडी है, और वो रेमेडी ये है कि अंडर सेक्शन 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट वो अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, और फिर वो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का उस अपील को सुनेगा, साथ अपनी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो है वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, और नॉर्मली 10 से 15 दिन लगते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। वैसे मंडे को सर इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया है जिसमें वो ये फैसला करेंगे कि आया चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चेयरमैन रह सकते हैं पीटीआई के या नहीं रह सकते हैं। आफ्ताब बाजवा साहब, आपने तफसील से बात सुनी सर, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं ना, वो बड़े ज़ोर शोर से यही बात कर रहे हैं कि आज इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आया है। तो सर क्या ख्याल है कि ऐसा क्यों समझा जा रहा है, चूँकि जो फैसला है उसमें तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सर, और उसमें ये कहा गया है कि ये इन पे चेयरमैन पीटीआई के ऊपर करप्शन साबित होती है, हो गई है। देखिए, जिस तरह बेनज़ीर को सजा हुई, जिस तरह दूसरे हमारे साबका वज़रा को सजा हुई, आज का जो फैसला है ये भी नजर आ रहा है जज साहब का फैसला नहीं, ये फैसला कहीं और से आया है। अच्छा। आज तो ये पहले डिसाइड होना था। लेकिन देखिए ना, आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये फैसले कहाँ से आते हैं। सब ये कह देते हैं कि फैसले ये कहीं और से आए हैं, कहाँ से ये फैसले आते हैं सर? ये आप खुद ही समझ जाएं कि अगर फैसला वहां इस्लामाबाद हो रहा है, पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंची हुई है जी, तो ये इसमें जो अदारे मुलव्वस हैं वो भी सबको पता है। शौकत सिद्दीकी साहब की अपनी जजमेंट है जो धरने पे इन्होंने दी थी, इनको भी पता है सारे मामलात का, ये कहाँ से क्या किसका हुक्म चलता है। अब देखिए, अब मामला अदालत में फिक्स है, वहां पे उसकी जुरिडिक्शन का, और उसके बाद डिफेंस के गवाहान के बारे में हाई कोर्ट नोटिस कर चुकी है, उनकी पिटीशन पे भी इनको डिफेंस का मौका दें। फिर ट्रायल आर्टिकल 10 एक यही कहता है कि हर इंसान को मौका, हर मुल्ज़िम को मौका मिलता है सफाई देने का, जो जबकि हाई कोर्ट में ये मामला भी पेंडिंग है, देर समात है। आज मामला देखें, मामला था अदालत के अंदर, जुरिडिक्शन के ऊपर फैसला होना था, और फिर केस की मुकम्मल, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अगर आप डिफेंस लेते हैं तो मुल्ज़िम का वकील पहले बहस करता है, फिर प्रोसिक्यूटर इस पे बहस करता है। लेकिन अफसोस के साथ कि मुल्ज़िम मौजूद नहीं है अदालत में और कार्रवाई सारी हो रही है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं पेश हुए? वो जो दिफा की आप बात करें वो तो मामला पेंडिंग है, लेकिन देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि सेशन कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बाकी एतराज़ात थे उनको भी मुस्तरद कर दिया था। वो भी आपके इल्म में है कि जज साहब के अदालत से केस ट्रांसफर होना नहीं किया गया था, और फिर बाकी भी जो चीजें थी उन्होंने काबिल समात होने के लिए दोबारा कहा था कि सेशन कोर्ट इसको देखे, उन्होंने भी ये फैसला दे दिया, और उसके बाद फिर ये दरखास्त निपटा दी गई। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंसाफ का कत्ल हुआ है जो कि पीटीआई कह रही है, ये किसने किया है? क्या सेशन अदालत ने किया है सर? किसने किया है ये देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, जब जुरिडिक्शन का पॉइंट ले लिया जाता है, जनाब सिद्दीकी साहब भी बैठे हैं, कोई भी अदालत पहले हमेशा जुरिडिक्शन के फैसले जो है पॉइंट को तय करती है, फिर आगे चलती है। अब देखिए, जब जुरिडिक्शन का पॉइंट, जब अगर ख्वाजा हारिस नहीं थे तो क्या मुल्ज़िम अदालत में था? नहीं। जब ख्वाजा हारिस 12 बजे आ गए और फौरन जज साहब ने कह दिया जी मुझे जुरिडिक्शन है, और साथ ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आर्गूमेंट तो इस केस में दलाइल तो दिए ही नहीं गए अदालत में, अदालत के अंदर के भी केस है क्या। दलाइल सुन के अदालत हमेशा फैसले करती है, बगैर दलाइल के फैसले नहीं होते। ये बात साबित करती है कि ये असल इंसाफ का कत्ल हुआ है जो आज नजर आ रहा है, जैसे पहले भी होता रहा है सर। लेकिन मैंने अभी जस्टिस साहब से यही सवाल किया था ना कि मुल्ज़िम ना हो तो भी फैसला हो सकता है, तो उन्होंने कहा ना कि सर आप सेक्शन बता रहे थे ना कोई कि वो उसकी 366 आपने बताई कि उसकी शेक 3 है कि अगर मुल्ज़िम अदालत में मौजूद ना हो तो भी फैसला दिया जा सकता है। नहीं, फैसले की जब तारीख मुकर्रर होती है ये उसकी बात होती है। जब प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो उस वक्त मुल्ज़िम का होना जरूरी होता है। अभी तो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कोर्ट की जुरिडिक्शन का मामला तय हो रहा है, पेश होते थे 40 से ज्यादा समातें हो गई और वो सिर्फ 5 दफा पेश हुए। नहीं, देखिए, अब उस पर बहस होनी थी कि नहीं होनी, के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल तो देने थे ना, उन्होंने दलाइल तो दिए ही नहीं, अदालत ने फैसला सुना दिया, ऐसे सुना दिया जैसे पहले से लिख के रखा हुआ था।
یہ دلائل دینے سے بھی کسی نے روکا تھا؟ نہیں دلائل تو جج صاحب نے سنا ہی نہیں، انہوں نے آتے ہی بیٹھے ہیں کہا کہ جی جوڈکشن مجھے ہے اور یہ فیصلہ ہے، یہ سزا ہے، پیش ہو جاتے یہ 2-4 منٹ کی نہیں جو آج ہمیں پتا چلا تین دفعہ جج صاحب نے ٹائم دیا، 8:30 10:30 12 بجے کا. اور ایک اور میں یہ بات بتاؤں، دیکھیں جس بھی کیس میں سنگل ایکیوز ہوتا ہے اس میں ایگزیمپشن الاؤ کرنا ویسے ہی انپریسیڈنٹڈ ہے. سیکشن 540 کے تحت جو ہے اگر ایک سے زیادہ ایکیوز ہوں تو اس میں سے آپ 1 یا 2 ایکیوز کو جو ہے ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں فار پرسنل اپیئرنس، لیکن سنگل ایکیوز ہو تو یہ نہیں ہوتا. چاہے ججمنٹ کے لیے ہو چاہے آرگومنٹس کے لیے ہو، دا ایکیوز ہیز ٹو بی بیفور دا کورٹ، اور اس کے وکیل ہو نہ ہو اس نے لازمی ہونا ہے. یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. جی آفتاب باجوہ صاحب، یہ تو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اور اب آپ جو ابھی بات کر رہے تھے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں سر کہ پھر وہ جج صاحب کی عدالت سے کیس بھی ٹرانسفر ہو جاتا، گواہان کو پیش کرنے کی بھی اجازت دی جاتی، دلائل بھی سنے جانے چاہیے تھے، اور یا چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دینا چاہیے تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی. 540 میں ایگزمپشن جب ایک سنگل اکیوزڈ ہوتا ہے تو اس کی ایگزمپشن نہیں ہوتی. آج جب ملزم نہیں تھا تو اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، پہلے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں، پہلے اس کے وارنٹ گرفتاری نکالتے ہیں، پھر اس کو اشتہاری کرتے ہیں، 87 88 کی کاروائی کرتے ہیں، پھر کیس کو آگے چلایا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک ملزم آیا ہی نہیں اور اسے فیصلہ بھی سنا دو، اس کی بحث بھی نہ سنو اور کچھ بھی نہ کرو اور یہ سارا کام ہو جائے. اس طرح انصاف نہیں ہوتا، اس طرح عدالتیں نہیں چلتی، اس طرح لوگوں کو انصاف عدالتیں مشکوک ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے. جی حمداللہ صاحب سے بھی بات کر لوں ورنہ سارے پروگرام میں وہ موبائل پہ ہی کام کرنے میں مصروف رہیں گے. حافظ حمداللہ صاحب، پہلے تو میری طرف سے سر اظہار افسوس جو باجوڑ میں جو ورکرز کنونشن ہوا تھا JUIF کا، اور اس میں خودکش حملے میں 80 سے زائد سر جانیں گئیں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے، اور آپ کو بھی اس کنونشن میں جانا تھا لیکن آپ اپنی مصروفیت کی کسی وجہ سے نہیں جا سکے اور اللہ نے سر آپ کو بچایا ہے. تو یہ اب جو حملے ہو رہے ہیں ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کر لیجیے گا کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سانحہ بہت بڑا علمیہ تھا، انسانی علمیہ تھا. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. بس اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت قبول کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے اور زخمیوں کو صحت کاملہ دے. آج تو آپ ویسے حمداللہ صاحب کافی مطمئن ہوں گے کہ آج حق اور انصاف جو ہے اس کی جیت ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوگی. آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک درست بہتر فیصلہ ہوگا. دیکھیے فارس، بات یہ ہے کہ جتنی بھی کیسز میں ایک اگر آپ کی اجازت ہو جی پلیز قرآن کی ایک آیات کوٹ کرتا ہوں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مختصر سا جملہ ہے آیات کا، حصہ فقرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آپ کو گھیر لے گی یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، آپ کی سیاہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ چیئرمین PTI کے ارد گرد جتنی بھی کیسز ہے، خواہ وہ تو شخانہ ہو جس میں آج ان کو سزا ہوئی، یا سائفر سکینڈل ہو، یا 100 ملین پاؤنڈ کا قادری درستی کا ہو، یا ممنوعہ فنڈنگ ہو، یا سانحہ 9 مئی ہو، اس میں سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کس نے کیا ہے. خود انہوں نے کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی، کہا یا نہیں کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو تحفہ میں نے بیچا مارکیٹ میں اس سے میں نے گھر کے ارد گرد جو روڈ تھا وہ بنایا. آج کچھ اور کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے میرا تحفہ میری، لیکن میں اس پہ بات کروں گی کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، ان کا فیصلے پہ سر بتائیں نا ذرا. آ رہا ہوں. میں صرف ایک جملہ یہ کہنا کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ آپ کا تحفہ نہیں ہے، یہ قوم کا تحفہ ہے، قومی اثاثہ ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری گوگی میری مرضی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری پھرنی میری مرضی، لیکن قومی اثاثے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ قوم کی ملکیت ہے. اور جب انہوں نے توشہ خانہ سے خرید لیا تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا تحفہ میری مرضی. دیکھیے خرید لیا، آگے کیا کیا، آگے بیچ دیا انہوں نے، اور بازار میں کتنی رقم پہ بیچا اور یہاں کتنے جمع کیا. اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں اس کو ظاہر نہیں کیا. اصل کیس تو یہ ہے نا، چھپایا. اب یہ چھپانے کا بہت بڑا ماہر بھی ہے اور عادی بھی ہے. آپ دیکھیں نا
ताइब को भी छुपाते हैं, अफशोर कंपनी को भी छुपाया इसने, बनी गाला के दस्तावेजात को भी छुपाया, जब दिखाया वो जेली निकला, निकाह भी छुपाई, अकाउंट भी छुपाए और इद्दत भी छुपाई। अब ये छुपाने की आदि क्यों है ये इसकी बीमारी है। अब आइए अदालत की केस पर, देखिए 43 बार उनको बुलाया है जी, 43 बार। 43 में आप 2 या 3 दफा वहां आप अदालत के रूबरू पेश हुए, 5, 2 कम नहीं, अच्छा 5, 43 में 5 आपके मुताबिक फिर भी ज्यादा है ना, फिर भी ज्यादा बार पेश हुए। तो जब 5 बार पेश हुए तो क्या आप अदालत से बालातर है? यही सारी बातें 9 मई के वक्त में भी हो रही थी और देखा था सुप्रीम कोर्ट ने फिर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट खुल रही थी, बाजवा साहब उनको मेहमान बना लिया था, कहा था, जिसे आप आज तक तनकीद करते हैं। बाजवा साहब कहते हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया, आपको तो 43 बार मौका दिया, 43 बार आप 5 बार पेश हुए, कहाँ थे आप? कहाँ थे? क्यों नहीं आते थे? बीमार भी नहीं थे आप, अस्पताल में भी नहीं थे आप, तो फिर क्यों नहीं आए? इसका मतलब ये है कि ये अदालत भी अपनी मर्जी का चाहता है, जज भी उनकी मर्जी का हो, फैसला भी उनकी मर्जी का हो, कानून भी उनकी मर्जी का हो, आइन भी उनकी मर्जी का हो, पार्लियामेंट फैसले करे भी उनकी मर्जी का हो, बेशक टेलीफोन कॉल के जरिए हो, ठीक है, वो सब अपने मर्जी की चाहते हैं। लेकिन ये रियासत है, ये कोई बनी गाला का 300 कनाल का घर नहीं है, न जमान पार्क की रिहाइश है, ये इनकी मर्जी पे नहीं चलता, ये रियासत है, यहाँ आइन और कानून है। हाँ, एक दरखास्त, अब आपने बाजवा नहीं कहना, आफ्ताब बाजवा साहब पूरा बोलना, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं बाजवा साहब नहीं बोलना, मैं आफ्ताब बाजवा साहब की बात करता हूँ। वो जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ किया वो तो पूरे कौम के सामने है, उसके बारे में लेकिन आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 9 मई का जब वाकया हुआ था यही बातें हो रही थी, दूसरे दिन वो खुली, उनको चेयरमैन पीटीआई को अपना मेहमान बना लिया था, उसके बाद वो रिहा हो गए थे। क्या ख्याल है कि दोबारा फिर ऐसा हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता सर? और अगर आला अदलिया से अब उनको रिलीफ मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे? इस पर मैं जब अदालत उनको रिलीफ देता है, मैंने कब कहा, लेकिन कुछ ये भी देखिए कि 8 मिनट में 17 मुकदमात में रिलीफ देना, और ये रिलीफ भी देना कि आइंदा भी इनके खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए, अगर हुआ गिरफ्तार भी नहीं होना चाहिए। क्या किसी आम मजलूम के बारे में इस किस्म का फैसला आज तक तारीख में है? 180 मुकदमात हैं, इससे पहले इतने मुकदमात किसी के ऊपर हुए? 180 मुकदमात क्यों है? आप सानियाम आपको नहीं पता क्यों है? आप मुझे ये बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में मुझे एक सियासतदान बताया, भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, बेनजीर को शहीद किया गया, नवाज शरीफ को 3 बार उनकी हुकूमत खत्म की गई, कभी उन्होंने सानिया 9 मई जैसी हरकत की? आपने दस्तावेजात छुपाए भाई, आप ट्रंप ने सिर्फ दस्तावेजात घर पर रख के आज भुगत रहा है। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, आज उनको सजा दी जा रही है। आपने जो साबिक वज़ीर आज़म की बात की, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक जिस पार्टी से है वो भी पुरानी एक सियासी और मजहबी जमात है अहमदुल्ला साहब। ये जो साबिक वज़ीर आज़म की आपने बात की है, तो हमने तो यही देखा कि हमारे मुल्क में फांसी लगा दी, जिला वतन कर दिया, जेल में डाल दिया, ना अहल कर दिया। सर, तो ये सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म का ही इंसाफ होना है, किसी और का इंसाफ जो है वो नहीं होगा? मेरी बात सुनिए, ये अलग सवाल है कि यहाँ सजा सिर्फ सियासतदान के लिए है, किसी और के लिए नहीं, इसी पर आता हूँ ना। लेकिन आप चेयरमैन PTI को दिगर वज़ीर आज़म से कंपेयर ना करें, इनकी केसेस भी उनसे कंपेयर ना करें। क्यों? यहाँ केसेस या 190 मिलियन पाउंड के जो ओपन शट केस है, यहाँ तो शखाना है जो ओपन शट केस है, यहाँ ममनुआ फंडिंग है जो ओपन शट केस है, यहाँ साइफर स्कैंडल है। आप उन वज़ीर आज़म का एक या मैं बताऊँ, वो तो मजलूम है। ये तो मजलूम नहीं है, ये कहाँ से मजलूम है? लेकिन मियां साहब के केस से तो इसलिए कंपेयर हो रहा है ना, क्योंकि जब पैनमा आया था तो नून लीग चीख के कह रही थी पैनमा में और लोगों के नाम भी हैं, सिर्फ मियां नवाज शरीफ से ही क्यों तहकीकात की? तो तोशाखाना में भी अभी आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने तहाइफ किए, तो चेयरमैन PTI मेरी बात सुनिए, पनामा में नवाज शरीफ का नाम था? बच्चों का था उनका नाम? नहीं, नवाज शरीफ का नाम था। ये जज साहब बैठे हैं, मेरे लिए मोहतरम है, मेरे बड़े भी हैं। जिस FIR में मुलजिमों की फहरिस्त में किसी का नाम ना हो, आप उसको सजा दे सकते हैं? जब पनामा में नवाज शरीफ का नाम है नहीं, तो फिर तुमने सजा कैसे दी? ठीक, अकामा को बहाना बनाकर, इसलिए क्योंकि बच्चे उनके डिपेंडेंट थे ना। देखिए, तो फिर तो इसी पनामा पे आपने सजा देना था, तो फिर अकामा पर क्यों दिया? बस वो भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी से पता नहीं कहां से ढूंढा। ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तारीफ आपने कर रही है, मैं तो नहीं जानता हूं क्या है ब्लैक लॉ डिक्शनरी।
कानून में आपके पास कोई फार्मूला, कोई उसूल, कोई ज़ाबिता, कोई कानून नहीं मिला कि नवाज शरीफ को कैसे सियासी तौर पर लटकाना है, ताहयात ना अहल करना है। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। ठीक सर, इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ भी। अच्छा, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, आप चूँकि सर खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और आपने भी अपने असूलों की भारी कीमत अदा की है, तो आपका एहतराम हमारे दिलों में है। लेकिन हम समझना आपसे ये चाह रहे हैं कि सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बार बार एक ही अदालत को ये कहना कि इसके काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला करें, जबकि एक अदालत ऑलरेडी कह चुकी है कि ये केस काबिल समाअत है, तो वो दोबारा ये कैसे कह सकती है कि काबिल समाअत नहीं है? तो आप समझते हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनको टाल दिया? और दूसरा सवाल जो अभी बाजवा साहब बार बार कर रहे थे कि गवाहान को पेश नहीं होने दिया, तो वो कह रहे थे ना कि हमारे 4 गवाहान थे, उनको पेश होने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो आपके ख्याल में कि ये भी दुरुस्त किया गया? देखिए, जो पहला आपका सवाल है कि हाई कोर्ट ने जो है वो 2 दफ़ा केस रिमांड किया जुरिस्डिक्शन के पॉइंट के ऊपर, लेकिन जब भी हाई कोर्ट केस रिमांड करती है ना, वो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस देती है कि इन ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में आप केस को दोबारा डिसाइड करें। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया जब कोर्ट ने कह दिया कि मुझे इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये अब अपील में तो एजिटेट हो सकता है, यहाँ पे आप उस बुनियाद पर नहीं कह सकते कि जी हम इस जजमेंट को नहीं मानते। आप कह दें जी कि ये देखें, इस बुनियाद के ऊपर इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो 120 डेज़ वाली बात आती है या जो भी बात आती है, वो अब अपीलेट कोर्ट उसको देखेगी। दूसरी बात देखें, एक हमारे लॉ में टर्म बोली जाती है एडमिटेड फैक्ट्स, ठीक। जब एडमिटेड फैक्ट्स हों तो उनको साबित करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। और फिर जब कोई गवाह तलब किया जाता है एज ए कोर्ट विटनेस या डिफेंस विटनेस या प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो उसके लिए साथ जो बुनियादी चीज़ होती है वो ये होता है कि इस गवाह की रेलिवेंसी क्या है, किस फैक्ट को इसने प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, ठीक है। अब ये जो, और फिर जब आप जरा कर रहे होते हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के ऊपर, तो जो भी आपका डिफेंस होता है इन फॉर्म ऑफ सजेशन आप उस गवाह को पुट करते हैं। एक्यूज का डिफेंस जो ये नहीं है कि वो उसने 342 की स्टेटमेंट में ही आके लेना है, वो जब विटनेस प्रोसिक्यूशन के होते हैं उनके ऊपर जरा के दौरान उसने अपना केस बिल्डअप करना होता है। अब इन लोगों का ऑल ऑफ ए सडन एक आ गया, किसी जगह पर कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट इनका नहीं है, कोई और इनके हवाले से गैर मुतल्लिका, कोर्ट ने ये कह दिया। अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं कि वो जो इंतखाबी गोशवारे थे, वो चेयरमैन पीटीआई ने नहीं, उनके अकाउंटेंट ने। बात ये है कि मेरे जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना जी, वो चाहे क्योंकि इनकम टैक्स का जो लॉयर है वो भरे, मेरा कोई बच्चा भरे या मेरा कोई और, वो उसके ऊपर सिग्नेचर्स मेरे हैं, जिम्मेदारी आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिक्लेरेशन, और वो जो भी मैंने उसमें किया है। तो इसलिए कोर्ट ने ये भी देखना होता है कि ये जो एक एफर्ट है ये कोई ट्रायल को प्रोलॉन्ग करने के लिए या फ्रस्ट्रेट करने के लिए तो नहीं है। अच्छा, मैं इस बात पे वैसे बड़ा हैरान हूँ कि मैं खुद 23 साल बतौर वकील काम किया, 7 साल मैंने बतौर जज काम किया, मुझे 5 साल बतौर साइल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखिए, हम इस बात पर तो ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि ट्रायल डिले हो रहा है, ठीक। एक्सपीडिशियस ट्रायल के ऊपर एतराज़ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी फेवर एक्यूज को कोई हो ही नहीं सकती कि उसको एग्नी ऑफ ट्रायल जो है वो कई सालों के ऊपर मोहित हो, बजाय इसके कि उसको आप 10-15 दिन, 2 महीने, 3 महीने के अंदर उसका केस डिसाइड कर। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेवर दिया, फिर ये बिल्कुल फेवर है। और ये देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में मुझे आप बताएं या किसी भी लॉ में किसी जगह बता दें कि जी के हर जो तारीख होगी वो 15 दिन की तारीख होगी, ठीक। तो ये अर्ली ट्रायल जो है ये इलीगैलिटी नहीं है। अच्छा, एक और दो बात है को ट्रायल के दौरान बाज दफा इरेगुलरिटी हो जाती है जी, और वो हमारा सीआरपीसी सेक्शन 537 सीआरपीसी कहती है कि जो इरेगुलरिटीज इन ट्रायल हैं वो ट्रायल को वाशिएट नहीं करती। सर, ये किस किस्म की हो सकती है इरेगुलरिटी? देखिए, वो इरेगुलरिटी ये है, मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूँ जी कि
انہوں نے پروسیکیوٹر ابھی موجود نہیں ہے تو جج صاحب نے ڈیفنس کونسل کو کہہ دیا جی اچھا جی آپ آرگومنٹ شروع کر دیں، ان کو میں بعد میں سنوں گا۔ اب یہ انلیگیلٹی نہیں ہے، یہ صرف ایک آرڈر ہے جو جس کے بات کرتے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر irregularity during the conduct of trial ہو بھی تو اس سے ٹرائل جو ہے وہ ویشیٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک سر، ایک بات اور اب یہ بتا دیں کہ لیگل آپشنز کیا ہیں اس وقت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے؟ جی وہ کب تک ہو سکتی ہے؟ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 190 اور سی آر پی سی کی سیکشن 410 کے تحت وہ اپیل فائل کریں گے۔ کتنے عرصے میں؟ 30 ڈیز میں، اور وہ جو اپیل ہے وہ ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کا سنے گا، اور اس کے ساتھ انڈر سیکشن 426 سی آر پی سی وہ سسپینشن آف سینٹینس کی دے سکتے ہیں، اور ٹل دیٹ ان کی بیل ہو سکتی ہے۔ اپیل جب کریں گے تو کیا فوراً اس پہ سماعت ہو سکتی ہے پھر وہ؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اپیل کا دیکھیں نا، اس کے ساتھ بیل جو ہے وہ ایک ارجنٹ میٹر کہلاتا ہے، تو ضمانت جلدی ہو سکتی ہے؟ ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن سزا برقرار رہے گی؟ دیکھیں یہ صرف سینٹینس سسپینڈ ہوگی، ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اس لیے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے دیٹ ول ریمین ان دا فیلڈ، لیکن جو ان کو سزا ہے 3 سال کی یا 1 لاکھ جرمانے کی وہ رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا آفتاب باجوہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیگل آپشنز کیا ہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا؟ سر چونکہ ابھی جیسے جسٹس صاحب بتا رہے ہیں کہ 30 دن میں اپیل ہو سکتی ہے، تو اپیل میں تو آپ کو پتہ ہے نا وقت لگے گا، تو فوراً پھر ضمانت ہو جائے گی، مل سکے گی؟ جی میں گزارش کروں گا کہ جیسے جج صاحب نے بتایا irregularity اور illegality، جی ان دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ اس ٹرائل میں جو ہے اللیگیلٹی زیادہ ہوئی ہیں، ریگولیرٹی نہیں کو نظر آ رہی۔ اللیگیلٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جوریڈکشن کا معاملہ تھا، دوسرا یہ جب جج صاحب کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، صدیقی صاحب بھی جج رہے ہیں، ان کو سارا پتا ہے کوڈ آف جج کا، کوڈ آف کنڈکٹ کا ہے۔ کیا جج اپنا ایک ٹویٹر بنا سکتا ہے؟ پھر اس ٹویٹر پہ اس ملزم کے خلاف وہ اپنے ریمارکس دے رہا ہے، وہ فیس بک کے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی پوسٹوں کے، تو وہ ایف آئی اے نے کہا جعلی ہیں، اسکرین شاٹس فیس بک میں ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، فیس بک والا معاملہ جو ہے ابھی وہ پینڈنگ ہے۔ فیس بک پہ جو ہے جو ایف آئی اے والے کون ہیں؟ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں مزید تحقیقات میں پتہ چلے گا، لیکن سر اگر وہ جعلی ثابت ہو گئی، وہ جو اسکرین شاٹس ہیں اور اس کے وہ لوگ پکڑے گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ سائبر کرائم جو ہے وہ موجود ہے ہمارے 2016 کا، اس کے تحت کاروائی ہوگی۔ دوسری بات، جب ایک دن ہمیشہ لیکن اگر جعلی ہوئے نا تو ایک اور سکینڈل بن جائے گا کہ جج کو اس میں شامل کیا ہے۔ جی اگر جو جعلی جن لوگوں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی ہے نا۔ پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھ پہ بھی الزام لگا دیں یا کسی اور پہ بھی الزام لگا کے اس کو بھی پکڑوا دیں، جس طرح یہ ہو رہا ہے۔ میں معافی چاہوں گا، دیکھیے ہمیشہ ملزم عدالت میں پیش ہوتے ہیں، نہ کہ عدالت ملزم کے پاس پیش ہوتی ہے۔ اس میں فرد جرم جب لگایا گیا تو عدالت گئی ہوئی تھی وہاں ملزم کے پاس ایک ریسٹ ہاؤس میں، یہ بھی ایک بہت بڑی غیر قانونی اقدام تھا اس جج صاحب کا۔ اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے باقاعدہ، ایک عدالت کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے، وہ بھی نہیں لیا گیا کوئی نوٹیفیکیشن۔ یہ فرد جرم ہی غیر قانونی تھا جو لگایا گیا ہے۔ جب پہلے دن سے ہی ٹرائل کے اندر اس طرح کی غیر قانونی جو سکم پیدا ہوئے ہیں ان کو دور ہی نہیں کیا گیا، ان کے معاملات ہائی کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہیں، ملزم کو پوری طرح موقع ہی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کر کے بلا کے اور 2 منٹ کے اندر آپ سزا بھی سنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے فیصلے ہمیشہ جو ہے یہ لوگوں کی نظروں کے سامنے جو پھر انصاف کا قتل ہی ہم کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، اب ایک تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی یہ شرط تھی کہ الیکشن سے پہلے جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیسز ہیں ان کے فیصلے ہونے چاہیے سب کے، اس میں ان کو سزا ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر الیکشنز کروائے جائیں، تو فی الحال تو یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تاثر کس حد تک درست ہے آپ کے خیال میں؟ میں ایک بات کر لوں، یہ جو سانحہ 9 مئی ہوا، یہ بھی نواز شریف نے عمران خان کو کہا کہ آپ یہ کریں چیئرمین پی ٹی آئی۔ یہ الگ کیس ہے نا؟ کیوں الگ کیس ہے؟ کیس تو ہے نا۔ مجھے مولانا صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے لے کے توپ خانے تک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ لائٹر موڈ میں انہوں نے بات کی تھی یا توپ خانے کا ذکر
کر کے 9 مئی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا جنوری میں. ادب کے ساتھ آپ فوراً جا کے چھلانگ لگاتے ہیں مولانا صاحب کو نشانہ بنا. تو مجھے پتا ہے آپ ان کا اچھا جواب دیں گے نا. آپ یہ نہ کریں. آپ بہت اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں انہیں. سانحہ 9 مئی کیا مولانا صاحب نے کہا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے اشارہ دیا تھا مولانا صاحب نے جنوری 2023 نہیں جب وہ 9 مئی کی طرف بڑھ رہے تھے پاکستان کو فتح کرنے نکلے تھے وہ تو مئی میں بڑھے لڑنے نکلے تھے. مولانا صاحب نے جنوری میں کہہ دیا. تو مولانا صاحب نے تو 2011 میں کہا کہ یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے, اس کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے. کیا جو بندہ اپنی حکومت میں پاکستان کی معیشت کی تباہی پہ تلا ہوا ہو, سی پیک کو بند کر رہا ہو, کشمیر کو بیچ رہا ہو, اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر رہا ہو اور IMF کے ساتھ ان شرائط پر وہ معاہدہ کر رہا ہو جو یہ ساری چیزیں پاکستان کے نقصان میں جا رہا ہو, اس کا ایجنڈا پاکستان ہے یا کوئی اور ہے؟ مولانا تو 2011 سے کہتے ہیں, لیکن آج ان کے حق میں اسرائیل کے مندوب یونو کے پلیٹ فارم پر بول رہا ہے. تو مولانا صاحب کی وہ باتیں بھی مان لیں نا. وہ تاثر درست ہے کہ انہوں نے کہا پہلے فیصلہ ہونے چاہیے. میں دیکھیے ممنوعہ فنڈنگ کیس 7 سال سے چل رہا تھا, اکبر اس بابر نے کی, یہ میاں صاحب نے کہا تھا. بھئی آپ PDM کے ترجمان ہیں تو اجلاسوں میں باتیں ہوتی ہیں نا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میاں صاحب نے تو نہیں کہا ہے. میاں صاحب نے کہا کہ تم اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ سے پیسے لے لیں. میاں صاحب نے ان کو کہا تھا. کیا میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ سی پیک بند کر دیں؟ کیا میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ چین پر کرپشن کے الزامات لگائے؟ میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ سعودی اور US سے تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائے؟ میاں صاحب تو نہیں کہا تھا نا. میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آج 5 اگست جو یہ مسیح کے طور پر منایا جاتا ہے, آپ کا مقبوضہ جموں کشمیر انہوں نے بیچ کے نریندر مودی کی جولی میں دے دیا ٹرمپ کے کہنے پر. کیا یہ بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا؟ کیا توشہ خانہ تحائف چوری کر کے لے گئے مارکیٹ میں بیچ کے, کیا یہ بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا؟ سیفر سکینڈل بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا. توشہ خانہ سے جس نے ابھی تک سیاستدانوں نے جو تحائف لیے ہیں 21 سالہ جو ریکارڈ تھا وہ اس گورنمنٹ نے پبلک کیا, کیا خیال ہے کہ یہ ڈیٹیلز بھی پبلک ہونی چاہیے تھی کہ کس نے قواعد کے خلاف تحائف لیے, کس نے اس کے بعد کہاں رکھے, کس کو دیے اور اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کیے یا نہیں کیے؟ دیکھیے بات یہ ہے, تحقیقات تو انصاف کا تقاضا تو ہے سب کے ساتھ, میری بات تو ہونی چاہیے نا. جب الیکشن کمیشن میں 7 سال سے کیس چلا آ رہا تھا, 7 سال سے ڈیلے کیوں ہوتا رہا؟ اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں سے حساب و کتاب ہونا چاہیے. جب ان کی تلاشی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹیوں سے بھی. دیکھیے جب پاناما کا مسئلہ ہوا, پاناما کا کیس آیا ڈرامہ, تو اس میں 455 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے, تو PTI کے چیئرمین کیا کہتا رہا, یہ ملک کا وزیر اعظم ہے, بہت بڑے منصب پر بیٹھے ہیں, تو حساب کتاب ان سے شروع ہونا چاہیے. تو ہم بھی اسی فارمولے کو بنیاد بنا کے حساب کتاب ریاست کے مدینے کے علم بردار سے شروع ہونا چاہیے. آج حافظ حمداللہ صاحب تو یہ بھی بتا دیں, سیاسی پہلو پہ اب ذرا بات کر رہے ہیں, چونکہ لیگل پہلو پہ تو ہم نے اس کیس سے کافی بات کی ہے سر, کہ یہ سزا کالعدم ہونے تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن میں تو حصہ نہیں لے سکتے. تو جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو ان الیکشنز کا حصہ نظر آ رہے ہیں بنتے ہوئے؟ ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ یاد رکھیں, عمران خان اپنی زندگی میں پھر کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا, کونسلر بھی نہیں بن سکتا. بس پھر سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں آپ کی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس لحاظ سے بہت لکی ہیں کہ ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی ججمنٹ ہے, یہ ڈیسیژن ہے نا, وہ ابھی 2 فورمز کے اوپر اس کی سکروٹنی ہونی ہے, بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ ایز ویل ایز کورٹ آف ایپکس سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو دیکھیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے, اور اس کے اگینسٹ اپیل آپ صرف اللہ میاں کی عدالت میں کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں یہ اتنا انپریسیڈنٹڈ ڈیسیژن ہے پاناما والا, جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. خوفناک, انپریسیڈنٹڈ, ہمارے بڑوں کی ملی بھگت, سب کچھ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ان کو تو ابھی اس لحاظ سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ میری ابھی ڈسکوالیفیکیشن کے معاملے کو ہائی کورٹ بھی دیکھے گی اور پھر سپریم کورٹ بھی. جسٹس صدیقی صاحب, حمداللہ صاحب اور آفتاب باجوہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.